ना हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ना हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, मैं आपका अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी YouTube पर हिंदी जो सामान्य हिंदी की सीरीज चल रही थी वीडियोज़ की, तो इस समय अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, हिंदी वर्णमाला। कल हमने इसका पार्ट नंबर 2 देखा था, उससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 1 देखा था। आज ये इस सीरीज़ का यानी कि इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट क्लियर कराना चाहूँगा। कल शायद एक हमसे मिस्टेक हो गया कि जो ये ओ था आपका, ठीक है, जो आपका क्या है अर्धचंद्रा, यानी कि जो ये ओ है इसको हमने शायद अर्ध संवृत में लिखा था, ठीक है। कहाँ लिखा था? अर्ध संवृत में लिखा था। तो आप इसको लिख लीजिएगा कहाँ? अर्ध विवृत में। जहाँ आपने संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत वाला जो सेक्शन था, तो इस ओ को डालिएगा आप कहाँ? अर्ध विवृत के अंदर, ठीक है। एक तो ये लिखिएगा, ठीक। अच्छा, उसी के नीचे पॉइंट बना के आप ये चिन्ह बनाएगा। उसी के नीचे आइए, ये वाला चिन्ह बना के डैश करके लिखिएगा एक मात्रा। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है आपका? एक मात्रा, ठीक है। और ये वाला चिन्ह बना के लिखिएगा इसके आगे 2 मात्राएं, यानी कि अगर कभी भी आपको ये वाला चिन्ह दिखे तो इसका मतलब होगा एक मात्रा, और इस चिन्ह का मतलब क्या होगा आपका? 2 मात्राएं, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आके अगला पॉइंट बनाइएगा। इतना लिखने के बाद ये चिन्ह बनाइएगा, ठीक है। जैसे क लिखता है ना, जैसे मैंने क्या लिखा आपका? क लिखा, जैसे क्या लिखा आपका? क लिख लिया, ठीक है। तो उसमें जो ये वाली रेखा है ऊपर वाली, इसको क्या बोलेंगे? तो ये कहलाती है शिरो रेखा। और जो ये वाली खड़ी पाई है इसको क्या बोलते हैं आपका? ये कहलाती है खड़ी पाई, ठीक है। तो ये चिन्ह बना के इसको लिखिएगा शिरो रेखा, और ये कहलाएगी आपका क्या? खड़ी पाई, ठीक है। उसका तो अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट एक नोट करके लिखिएगा। नोट में लिखिएगा चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द, लिखिएगा चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द तद्भव होते हैं। और उसी के नीचे आके अगला पॉइंट बना के लिखिए अनुस्वार, ये चिन्ह होता है अनुस्वार का, ठीक है। ये चंद्र बिंदु, ये अनुस्वार। अनुस्वार वाले अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। क्या होता है बाबू? तत्सम होते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो चंद्र बिंदु वाला चिन्ह था ये संस्कृत में नहीं था, ये कहाँ आया आपका? हिंदी में। यानी कि जब संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ तो ये चिन्ह कहाँ है आपका? हिंदी में। यानी कि संस्कृत में चंद्रबिंदु था ही नहीं। अगर संस्कृत में चंद्रबिंदु था ही नहीं तो संस्कृत के शब्दों में, अर्थात तत्सम शब्दों में आपका जो क्या बोलते हैं चंद्रबिंदु, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो अनुस्वार वाला कॉन्सेप्ट है ये हमेशा तत्सम हो जरूरी नहीं, ठीक है। ये आपका तत्सम भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? तद्भव। यानी कि अनुस्वार का प्रयोग तत्सम तद्भव दोनों में होगा, लेकिन अधिकांश अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका? तत्सम है। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद कल हम स्वरों का वर्गीकरण देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें एक छूट रखा है, ठीक है, एक छूटा हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो इतना करने के बाद आप लोग 1-2 लाइन छोड़िएगा और कॉपी के बीच में डालिएगा जाति के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर स्वरों के भेद, कॉपी के बीच में डालिएगा जाति के आधार पर स्वरों के भेद। और इसको बांटिए 2 भागों में, इसको बांटिए यहां से 2 भागों में, ठीक है। पहले को लिखिए सजातीय स्वर, पहले को लिखिए सजातीय स्वर, और दूसरे को लिखिएगा विजातीय स्वर, दूसरे को लिखिएगा विजातीय स्वर, ठीक है। पहला हो गया आपका सजातीय स्वर, दूसरा क्या हो गया? विजातीय स्वर, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं अ की, तो अ के मिलने से ही क्या बनता है आपका? आ। इसके बाद आपका क्या हो गया? छोटी ई। इसके बाद क्या हो गया? बड़ी ई। यानी कि छोटी ई के मिलने से ही क्या बनेगा आपका? बड़ी ई। फिर क्या हो गया आपका? ऊ। फिर छोटे ऊ के मिलने से ही क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और फिर अंतिम क्या रहा आपका? री। यानी कि ये सभी आपके कहाँ रखे जाते हैं? सजातीय स्वरों से, सजातीय स्वरों के अंदर, ठीक है। जैसे अ प्लस ओ ने क्या बनाया? आ बनाया। ई प्लस ई ने क्या बनाया? बड़ी ई बनाया। ऊ प्लस ऊ ने क्या बनाया? बड़ा ऊ बनाया। और साथ में कौन आ गया? री। तो इन सबको आप कहाँ रखते हैं? आपका कहाँ रखेंगे हिंदी में? सजातीय स्वरों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो बच गए, क्या क्या बच गया? जैसे आपके पास बच गया क्या? ए बच गया, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया? आई बच गया। इसके अलावा ओ बच गया, और क्या बच गया? ओ बच गया। ये चारों बच गए। तो ये चारों कहेंगे आपकी विजातीय में। अब विजातीय क्यों कहेंगे? जैसे हमने आपको बताया था कि जो ए है ये अ और छोटी ई के मिलने से बनता है। तो ये 2 अलग अलग जातियां हैं ना, अ आपका अलग समूह से आ रहा है और छोटी ई आपका अलग समूह से आ रहा है। तो इन दोनों के मिलने से एक नया स्वर बना के आपका ए, तो ए कहाँ आएगा आपका? विजातीय में। अगर ए विजातीय में तो आई भी विजातीय में आएगा, क्योंकि आई किससे मिलके बनता है? ए प्लस ए से मिलके। फिर बात करें अगर ओ की, तो ओ मिलता है आपका अ प्लस
ऊ से, यानी कि ओ प्लस ऊ को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा ओ, यानी कि दोनों विजातीय हैं तो इसको कहां रखोगे विजातीय में। अब अगर ओ विजातीय है तो औ भी विजातीय होगा, ठीक है। तो जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, सजातीय स्वर और आपका विजातीय स्वर, और उनको ऐसे बांटा जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया, ठीक है, और इसके अलावा स्वरों का उच्चारण स्थान देख लिया। तो स्वर लगभग आपका यहाँ पे क्या होते हैं, खत्म, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है व्यंजन। तो आप लोग 2-3 लाइन छोड़िएगा और कॉपी के बीच में डालिए व्यंजन। 2-3 लाइन छोड़िए, कॉपी के बीच में डालिए व्यंजन, कॉपी के बीच में डालिए व्यंजन, ठीक है। डेफिनेशन पे हम लोग बात कर चुके थे, परिभाषा। व्यंजन किसे बोला जाता है? हिंदी के वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। इतना हम लोग देख चुके थे। तो आप लोग कॉपी के बीच में डालिएगा व्यंजन, और इसके नीचे आके पहला पॉइंट बना के लिखिए। पहला पॉइंट लिखना, लिखिए हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या, हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या, हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, 33। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33, यानी कि 33। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। पहला पॉइंट ये लिखिए। इसके नीचे आके अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। इसके नीचे आके लिखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। एक लाइन छोड़ के साइड में लिखिएगा व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, या फिर उच्चारण स्थान, जो भी है, व्यंजनों का वर्गीकरण या उच्चारण स्थान, ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण या उच्चारण स्थान। अब अगर व्यंजनों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि क से लेकर का आपका कहां तक जाएंगे, जैसे हम क से लेकर मौ तक देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सबसे पहले लिखा क, ठीक है। इसके बाद इस ग्रुप में क्या आया? ख, फिर क्या आया आपका ग, फिर घ आया, और फिर क्या आया आपका अंग, ठीक है। अच्छा, उसका दूसरे वर्ग में आपका क्या आया? चौ, फिर क्या आया? छ, फिर क्या आया? जौ, फिर आपका झ, और फिर क्या आया? यों, ठीक है। तीसरे वर्ग में आपका क्या आया? टो, फिर ठ, फिर डो, या इसकी अभी बताएंगे, यहाँ पे अडो भी लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी बताते हैं क्या होता है, ठीक। उसका आपका ढो, फिर क्या आया आपका? अढो भी लिख लिया, फिर क्या आ गया आपका? णो। उसके बाद क्या आया आपका? तो, फिर क्या आया? थ, फिर लिखिएगा दो, फिर क्या? धो, और इसके बाद क्या है आपका? नो, ठीक है। फिर आपका प, फ, ब, भ और मो। तो पहले इन 25 व्यंजनों की बात करते हैं, ठीक है, जो ये 25 है पहले इनकी बात करते हैं। अब जो पहला वाला पूरा ग्रुप है इसको बोलते हैं क्या? आपका क वर्ग। ये आपका क्या कहलाता है? क वर्ग। तो ये आप लोगों का हो गया क्या? क वर्ग, ठीक है। दूसरा वाला कहलाता है आपका चौ वर्ग। ये क्या कहलाएगा? आपका चौ वर्ग। तीसरा कहलाएगा टो वर्ग। ये क्या कहलाएगा? आपका टो वर्ग। चौथा कहलाएगा तो वर्ग, क्योंकि तो से शुरू हो रहा है, क्या कहलाएगा? आपका तो वर्ग। और पांचवा क्या कहलाएगा? आपका प वर्ग। क्या कहलाएगा? प वर्ग। तो हिंदी में 5 वर्ग हैं व्यंजनों के, ठीक है। क वर्ग हो गया, चौ वर्ग हो गया, टो वर्ग हो गया, तो वर्ग और प वर्ग। तो इन 5 के अंदर 5 आते हैं, यानी कि एक वर्ग में 5 व्यंजन, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। और इन 25 जो व्यंजन है, इन 25 व्यंजनों को क्या कहा जाता है? आपका वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये वर्ग में आते हैं, ठीक है, अपना अपना वर्ग है। और स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके उच्चारण में जो जीभ है वो मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है। क्या करती है? मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है, ठीक। अब अगर इनके उच्चारण की बात करें, क्योंकि एग्जाम में तो उसने उच्चारण ही पूछना है, इनमें से कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा ओष्ठ है, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है। क्या? KTM 2। क्या याद रखना है? KTM 2। एक गाड़ी है, वो बाइक होती है ना, KTM, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है? KTM 2। और उसको ऐसे लिखना है। पहले तो क ख याद रखना है, ठीक है। बोला कि क ख ग घ अंग, फिर ट ठ ड ढ ण मत ठोक देना। क ख ग घ अंग, फिर क्या आएगा? चौ छ जौ जौ। पहले क ख सही से याद रखिएगा, तब जाके ट्रिक लगानी है, ठीक है। KTM 2, ये डी और फिर क्या आपका ओ। तो क्या हो गया? ट्रिक क्या होगी? KTM 2। तो के से बना आपका कंठे। के से क्या बना आपका? कंठे। के से क्या बना? कंठे, ठीक है। तो कंठे यानी कि जो पूरा का पूरा क वर्ग है, क ख ग घ अंग, इन सब का उच्चारण कहां से होगा? गला, यानी कि कंठ से। इसके बाद अगला आया क्या? चौ वर्ग। तो चौ वर्ग में KT क्या आया? टी। तो टी से बना तालु, यानी कि तालव्य। तो इन सब का उच्चारण कहां से होगा? आपका तालव्य, यानी कि जीभ से, तालु से। अच्छा, अगला है आपका कौन सा वर्ग? टो वर्ग। तो यहां हमने क्या लिखा? M। M से बना मूर्धन्य, यानी कि इन सबको बोलने में आपकी जीभ मुड़ेगी। जीभ क्या होगी? मुड़ेगी। ये क्या कहलाएंगे? आपका मूर्धन्य। एक बार खुद बोल के देखिए, देखिए ट ठ ड ढ ळ, तो सबको बोलने में जीभ क्या हो रही है? आपका मुड़ रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपका मूर्धन्य। अगला है आपका तो वर्ग, और ये क्या आएगा? आपका डी। तो डी से हो गया दंतय।
डी से क्या हो गया दंते। इसका मतलब क्या है कि आप अगर इस वर्ग को बोलेंगे तो जीभ जो है वो टच करेगी दांत को, जैसे त थ द ध न, यानी कि आपकी जीभ आपके दांत को टच करेगी, तो ये वर्ग क्या बना आपका दंते। और अगला है प वर्ग। प वर्ग ओ से क्या बना आपका ओष्ठ्य, यानी कि प वर्ग को बोलते टाइम पे आपके जो होंठ है वो आपस में क्या होंगे चिपकेंगे, आपस में क्या होंगे चिपकेंगे, जैसे प फ ब भ म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 25 व्यंजन कौ से लेके मौ तक और इनका उच्चारण स्थान बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आपने क्या रखना है KTM 2, के से कंठे, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंते, ओ से उष्टे, यानी कि पूरा का पूरा क वर्ग क्या कंठे, पूरा का पूरा चौ वर्ग क्या तालव्य, पूरा का पूरा टौ वर्ग क्या मूर्धन्य, पूरा का पूरा तौ वर्ग क्या आपका दंते और पूरा का पूरा प वर्ग क्या आपका उष्टे। यहां तक आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कीजिएगा इस। अच्छा, और एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में हमने आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया हुआ है, परसों पढ़ाया था, कल जब भी पढ़ाया था, तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्वर कहां से निकलता है, ओ आ कहां से निकलता है, ए आई का उच्चारण कहां से होता है, इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इतना नोट कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ स्वर आपके और भी हैं। ठीक है, जैसे हम 3 शौ जो हमारे, इसके अलावा क्या बच गया आपका यो, रो, लो, वो बच गए, इसके अलावा क्या बच गया हो बच गया, तालव्य शो बच गया, मूर्धन्य शो बच गया और दंते शो बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये तीनों शो हैं इनको बिठाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका तालव्य शो। अब तालव्य शो यानी कि ऑब्वियसली जीभ वाले पोर्शन में आना है, तो तालव्य यहाँ पे है, यानी कि ये शो भी यहीं आएगा। तालव्य शो कहाँ आएगा, तालु वाले पोर्शन में। ठीक है, अच्छा, उसका अगला शो क्या है आपका मूर्धन्य शो, तो मूर्धन्य शो का आएगा मूर्धा वाले में, तो ये आ गया आपका क्या मूर्धन्य शो। अच्छा, उसके बाद आपका क्या दंतय शो, तो दंतय शो का आएगा दांत वाले पोर्शन में, तो यहाँ किसको लिखेंगे आपका दंतय शो को। आप इन तीनों को भी यहाँ ऐड कीजिए। ठीक है, चलिए चलो, इसके बाद अगर बात करते हैं यो की, तो यो आता है आपका तालव्य में। यो भी कहाँ आता है आपका तालव्य में, तो यो को रखिएगा कहाँ तालव्य में। फिर अगर रो की बात करते हैं तो रो आता है आपका मूर्धन्य में। रो कहाँ आएगा आपका मूर्धन्य में। रो को कहाँ लिखिएगा आप लोग मूर्धन्य के अंदर लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर लॉ की बात की जाती है, किसकी लॉ की, तो लॉ को रखा जाता है वत्सरीय या दंतमूल के अंदर। किसके अंदर रखते हैं वत्सरीय या ऑब्लिक दंतमूल, वत्सरीय ऑब्लिक दंत मूल के अंदर। ठीक है, अब वत्सरीय या दंतमूल के अंदर लॉ के साथ रॉ भी रखा जाता है। कई किताबों में आपको रॉ और लॉ दोनों क्या देखने को मिलेंगे, वत्सरी देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको रॉ मूर्धन्य भी देखने को मिलेगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, रॉ को मूर्धन्य में नहीं लिखिएगा, रॉ को यहीं लिख लीजिए कहाँ वत्सरी दंतमूल के अंदर। ठीक है, रॉ को कहाँ लीजिए वत्सरी या दंत, आपके जो मसूड़े होता है ना दंतमूल, मसूड़ों को बोला जाता है। ठीक है, तो इनके उच्चारण में मसूड़ों का प्रयोग होता है, हवा आपका मसूड़ों से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वत्सरी या दंतमूल में लिख लीजिए किसको, रॉ को और लॉ को। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद बात करते हैं किसकी, वॉ की। वॉ की बात करते हैं तो वॉ को रखा जाएगा दंतोष्ठ के अंदर। वॉ कहां आएगा आपका दंतोष्ठ के अंदर, यानी कि दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होगा, तो इसको रखिएगा आपका दंतोष्ठ के अंदर। किसको, वॉ को। वॉ रखा जाएगा आपका दंतोष्ठ के अंदर। ठीक है, अच्छा, हमने रॉ लिख लिया, लॉ लिख लिया, वॉ लिख लिया, एक हमने क्या नहीं रखा है, इसके बाद इतना नोट कीजिए आप लोग, यो रख लिया, यो रो लो वो तीनों शो हो गए। अच्छा, क्या बच गया, हो बच गया। ठीक है, इसके बाद हो को बोलते हैं आपका काकल्य वर्ण। हो को क्या बोलते हैं काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, या इसको बोलते हैं आपका अली स्वरतंत्र, यानी कि वोकल कोड से निकलेगा। ये इसी को बोलते हैं स्वरतंत्र, स्वरतंत्रीय वर्ण, स्वरतंत्रीय वर्ण, काकल्य वर्ण, या इसी को क्या बोलते हैं आपका स्वरतंत्रीय वर्ण, या इसी को बोलते हैं ऑब्लिक करके आपका क्या काकल्य हो गया, स्वरतंत्रीय हो गया, और इसके अलावा क्या बचा आपका काकल्य स्वरतंत्रीय। हाँ, काकल्य या स्वरतंत्रीय वर्ण, इसके आगे लिखिएगा डैश करके हो। किसको बोला जाता है आपका, हो को। तो काकल्य वर्ण या स्वरतंत्रीय वर्ण किसको बोला जाता है आपका, हो को। इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में अगर चाहिए तो लिख भी लीजिएगा, अली जीवा भी इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं आपका, अली जीवा भी बोलते हैं, अली जीवा। ठीक है, अली जीवा भी बोलते हैं किसको, आपका हो को। ठीक, तो ये हमारे 33 व्यंजन हो गए और उनका उच्चारण स्थान देखिए 25 यहां आ गए। ठीक है, उसके बाद 3 आपके शो, यानी कि तालव्य शो, मूर्धन्य शो और दंतय शो, कितने हो गए 25 और 3 कितने हो गए 28। यो हो गया 29वां। ठीक है, उसके बाद 30वां आपका कौन हो गया, ड्रॉ हो गया। ठीक है, 31वां आपका कौन हो गया, लो। 22वां हो गया, सॉरी 32वां हो गया आपका वो, और अंतिम जो 33वां आपका कौन हो गया, हो। तो ये उच्चारण स्थान आप लोग नोट कीजिए किसका, व्यंजनों का। इतना आप लोग नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं गाइज। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप लोग उसको मिटा लीजिए, मतलब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अड और अढ़ की कहानी क्या है। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखता हूं ये शब्द तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, ढक्कन। क्या पढ़ेंगे, ढक्कन। ठीक है, और अगर मैं इसके नीचे क्या मार दूं ये चिन्ह, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, अढक्कन। क्या पढ़ेंगे, अढक्कन। जैसे मैंने बोला, क्या बोला, ड्रम, इसको क्या पढ़ा आपने, डॉ पढ़ा, ड्रम पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा शब्द लिखता हूं जिसमें अगर मैं इसका प्रयोग करता हूं, किसका, डॉ का, जिसमें लिखा, जैसे डकार लिखा, क्या लिखा आपका, डकार लिखा, और फिर ये लिखा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अडकार। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये डॉ कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ढ। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं तो ये कहलाएगा अडे या अड, और ये कहलाएगा आपका अढे या अढ। ठीक है, तो इनको बोलते क्या, मतलब ये हैं क्या और इनको हिंदी में कहाँ रखा गया है। तो आप लोग एक दो लाइन छोड़िएगा, इसके बाद इतना बाद एक दो लाइन छोड़िए और साइड में हिंट डालिएगा। एक दो लाइन छोड़ के लिखिए ताड़नजात ऑब्लिक उच्छिप्त वर्ण, साइड में हिंट डालिएगा, ताड़नजात ऑब्लिक उच्छिप्त वर्ण, ताड़नजात ऑब्लिक उच्छिप्त वर्ण, इनको फेंके हुए वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, उच्छिप्त वर्ण, ताड़नजात ऑब्लिक उच्छिप्त वर्ण, और इसके आगे लिखिए डैश करके अडे और अढे, अडे और अढे, यानी कि इनके उच्चारण में जीभ उछलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ताड़नजात या उच्छिप्त वर्ण। ब्रैकेट में लिखिएगा दो, कितने हैं ये, दो हैं। ठीक है, तो बोलेगा हिंदी में ताड़नजात या उच्छिप्त वर्णों की संख्या कितनी है, दो है। कौन कौन से हैं, अडे और अढे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये लिखता हूं, ठीक है, चलिए इसे एक शब्द लिख लिया, जैसे मैंने लिखा एक शब्द, तो आपने इसको क्या पढ़ा, जिंदाबाद। क्या पढ़ा, जिंदाबाद। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसके नीचे नुफ्ता मार दिया तो इसको क्या पढ़िएगा, जिंदाबाद। क्या पढ़ेंगे इसको, जिंदाबाद। तो जो ये नुफ्ता वाले हैं, जैसे हमने लिखते हैं कौ, ठीक है, जैसे खौ में भी नुफ्ता लगता है। ठीक है, जैसे आपका गौ में भी नुफ्ता लगता है। ठीक, जैसे जौ हो गया, इसके अलावा आपका फौ में भी नुफ्ता लगता है। तो ये पांच जो आपके नुफ्ता वर्ण हैं, ये अरबी फारसी से आए हैं। कहां से आए हैं, अरबी फारसी, और इनको नुफ्ता या तलबिंदु चिन्ह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए इसके नीचे आके, एक लाइन छोड़ के साइड में हिंट डालिए, एक दो लाइन छोड़िए और साइड में हिंट डालिएगा। लिखिए नुफ्ता ऑब्लिक तलबिंदु चिन्ह, साइड में हिंट डालिए, नुफ्ता, नुफ्ता ऑब्लिक तलबिंदु चिन्ह, नुफ्ता ऑब्लिक तलबिंदु चिन्ह, तलबिंदु चिन्ह लिखिए या वर्ण, वर्ण लिख लीजिए। ठीक है, वर्ण लिखिए। ठीक है, चलिए इसके आगे लिखिए डैश करके, डैश करके इसके आगे लिखिएगा कौन कौन से हैं। लिखिए क, कमा ख, कमा ग, कमा ज, कमा फ। ठीक है, नॉर्मली हम जौ बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ज बोलेंगे। ठीक है, ये नुफ्ता है। ये पांच लिखिए, फिर इसके नीचे आके लिखिएगा। लिखिए, लिखिए ये वर्ण अरबी ऑब्लिक फारसी भाषा से आए हैं। ये वर्ण अरबी ऑब्लिक फारसी भाषा से आए हैं। ये वर्ण अरबी ऑब्लिक फारसी भाषा से आए हैं, आए हैं। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखना नुफ्ता चिन्ह का प्रयोग, नुफ्ता चिन्ह का प्रयोग, नुफ्ता चिन्ह का प्रयोग वर्णों से पहले किया जाता है, वर्णों से पहले किया जाता है, वर्णों से पहले किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, लिखिए एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार नुफ्ता वर्णों की संख्या 3 है। नुफ्ता वर्णों की संख्या 3 है। नुफ्ता वर्णों की संख्या 3 है। चलो डैश करके लिखिए तीन कौन कौन से हैं। लिखिए ख, ज और फ। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जाम में बोलता है कि नुफ्ता वर्णों की संख्या कितनी है तो आपने 3 के साथ जाना है, वहां 5 नहीं करना है। क्योंकि अभी मॉडर्न अगर हिंदी देखते हैं तो वहां क में नुफ्ता और आपका गौ में नुफ्ता, इनका प्रयोग लगभग आपका क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आप मॉडर्न हिंदी के अंदर 3 नुफ्ता वर्ण पाते हैं, ख, ज और फ। ठीक हो गया। चलिए अब इसके इतना लिखना, इसके नीचे एक नोट करके लिखिए। इसी के नीचे आइए एक नोट लिखिएगा गाइज। चलिए नोट करके लिखिएगा। लिखना सर्वप्रथम नुफ्ता चिन्हों का उल्लेख, सर्वप्रथम नुफ्ता चिन्हों का उल्लेख, नुफ्ता चिन्हों का उल्लेख राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, इसके आगे लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राजा शिव प्रसाद, फिर लिखिए इकरी उद्धरण के अंदर लिखिएगा, सिंगल इन्वर्ट के अंदर लिखिए सितार ए हिंद, सितार ए हिंद, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, सितार ए हिंद द्वारा किया गया,
द्वारा किया गया। यानी कि सबसे पहले नुक्ता चिन्हों को किसने डिस्क्राइब किया, समझाया, तो कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और हिंदी के अंदर अगर हमने किसी के नाम को, किसी के उपनाम को यानी कि निकनेम को, या किसी आपका रचना है, कोई पुस्तक है, अगर उसको लिखना है तो उसको किसके अंदर लिखते हैं? आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो सबसे पहले नुक्ता चिन्ह किसने समझाए? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने समझाए। चलिए इसका इससे बाहर आइए और अगला पॉइंट बना के लिखिए। अच्छा चलिए नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, यदि हमें किसी वर्ण का उच्चारण करना हो, यदि हमें किसी वर्ण का उच्चारण करना हो, यदि हमें किसी वर्ण का उच्चारण करना हो, यानी कि बोलना हो, लिखना नहीं है, किसके लिए? बोलने के लिए। किसी वर्ण का उच्चारण करना हो तो ब्रैकेट में लिखिए कार प्रत्यय, कार प्रत्यय, इसको क्लोज कीजिए, जोड़ते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके लिखिए जोड़ते हैं। तो कार प्रत्यय जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क बोलना है, लिखने के लिए नहीं बाबू, किसके लिए? बोलने के लिए। क बोलना है तो क्या बोलूंगा? इसको ककार। ये बोलने के लिए क्या बोलेंगे? इसको ककार बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखना है ग, तो उसको क्या लिखेंगे? गकार। जैसे मैंने तालव्य श लिखा तो इसको क्या बोलेंगे? तालव्य शकार। इसको क्या बोलेंगे? तालव्य शकार। लिखने के लिए नहीं बाबू, हाँ, उच्चारण के लिए। इसको क्या बोलेंगे? तालव्य शकार, ठीक है। जैसे मूर्धन्य श लिखना है, इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य शकार। जैसे दंतय श लिखना है, इसको क्या बोलेंगे? दंतय शकार। यानी कि जब भी वर्णों का उच्चारण किया जाएगा, किसमें? आपका हिंदी में उच्चारण के टाइम पे इनके साथ क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? कार प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की क्लास और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, ठीक। और अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में क्वेरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों को समस्या आती है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम लोग उसका समाधान निकालने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। और अंत में यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है इन कक्षाओं से, तो कृपया वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो सामने वाला बेल आइकन दबाइए और वीडियोस को अधिक से लाइक कीजिए, अपने कमेंट छोड़िए और हमको क्या कीजिए? मोटिवेट, ठीक है। तो मैं अमित सामंत आज के लिए आप सभी से विदा लेता हूं और उम्मीद करते हैं कि कल एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी, हम लोग आमने सामने होंगे और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।